नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक है कौन सा, राजस्थान के इतिहास का महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो यह मेजर टॉपिक है। यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगभग बनी रहती है। अतः ज्यादा हम यानी कि इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करके और हम बात करेंगे यानी कि किन पॉइंटों पर जहां से लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। और रही बात तो यानी कि वैसे हम लगभग सारा का सारा कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ में चलते चलना। अतः यानी कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ समय में यानी कि हम लगभग सभी चीजों को कवर करें। अतः सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा कुंभा का शासनकाल कब रहा? तो महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1433 से 68 तक रहा। हो सकता है आपको कई गाइडों के अंदर यहाँ पर 1432 मिल जाए, लेकिन राजस्थान का इतिहास जो गोपीनाथ शर्मा की बुक है उनके आधार पर यानी कि कितना है, 1433 से 68 तक है। चलो आगे बात करते हैं। महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा से क्वेश्चन बन जाता है कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था। पहला ही क्वेश्चन अपने पास में यानी कि क्या, पिता महाराणा कुंभा के पिता कौन थे? तो महाराणा कुंभा के पिता जो थे उनका नाम था क्या दोस्तों, मोक्कल। अतः मोक्कल की अगर हम बात करें यानी राणा मोक्कल की, तो राणा मोक्कल की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? चच्चा व मेरा के द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों चच्चा व मेरा कौन थे, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं। देखो अगर हम बात करें तो अपने पास में एक शासक आते हैं जिनका नाम था यानी कि क्या, सैत्र सिंह। सैत्र सिंह को ही किस नाम से जाना जाता है? खेता के नाम से जाना जाता है। अतः खेता के अवैध संतान यानी कि दासी पुत्र थे, दासी पुत्र जिसका नाम क्या था, चच्चा व मेरा था। दोस्तों क्या था, चच्चा व मेरा था। जबकि सैत्र सिंह की जो वैध संतान थी इनका नाम क्या था, यानी कि लाखा था, लाखा। और लाखा का पुत्र यानी कि कौन था, मोक्कल था। दोस्तों कौन था, मोक्कल। अतः ये चच्चा व मेरा के द्वारा यानी किसकी हत्या कर दी जाती है, मोक्कल की 1433 में क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अतः यानी उनके बाद में शासक कौन बनते, महाराणा कुंभा शासक बनते हैं। चलो आगे बात करते हैं यानी कि क्या, महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? तो महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था दोस्तों, सौभाग्य देवी था। क्या था दोस्तों, सौभाग्य देवी यानी कि महाराणा कुंभा की क्या थी, माता थी। चलो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाता है? देखो यानी कि उपाधियों से लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उपाधियां यानी कौन कौन सी उपाधियां महाराणा कुंभा की रही। देखो नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो एक उपाधि का नाम आता है राणो रासो। दोस्तों कौन सी थी, राणो रासो। जल्दी से जल्दी याद करते चलना इनको साथ के साथ में। राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, राणो रासो भी कहा जाता था। दोस्तों एक और उपाधि की अगर हम बात करें तो इन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता था। अतः अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि यानी कि किसे दी गई थी, तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि महाराणा कुंभा को दी गई थी। दोस्तों अगर हम और बात करें तो यानी कि महाराणा कुंभा को किस नाम से यानी हिंदू सुल्तान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हिंदू सुल्तान भी कहा जाता था। जबकि हिंदू पद की उपाधि किसे दी गई थी, तो दोस्तों हिंदू पद की उपाधि किससे दी गई थी, महाराणा सांगा को दी गई थी। हिंदू सुल्तान की उपाधि किसे दी गई, महाराणा कुंभा को दी गई। हिंदू बादशाह किसे कहा गया, हिंदू बादशाह यानी कि मारवाड़ के मालदेव को कहा गया था। दोस्तों और बात करें तो उपाधियों में यानी कि सीधा यानी मैं आपको याद करवाता हूं, अगर यानी कि शब्द के पीछे क्या आ जाए, पति जुड़ा हुआ है, जैसे अशोपति, प्रजापति, यानी अगर पति जुड़ा हुआ है तब भी यानी कि वह किसकी उपाधि है, महाराणा कुंभा की उपाधि है। दोस्तों या फिर अगर हम बात करें अगर किसी भी नाम के पीछे गुरु जुड़ा हुआ है तो वह भी किसकी उपाधि होगी, यानी कि महाराणा कुंभा
कुंभा की उपाधि होगी। मतलब यानी कि इन शब्दों से, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर नरपति हो जाएगा, प्रजापति हो जाएगा, यानी बहुत सारे यहाँ से ये हो जाएंगे अपने पास में। इधर अगर हम बात करें गुरु से, तो जैसे चाप गुरु, सेल गुरु, जो भी यानी कि मिल जाए वो सब उपाधि यानी कि किसकी होगी, महाराणा कुंभा की होगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा याद करो, अगर पति शब्द आ जाए या पीछे गुरु शब्द आ जाए तो वो उपाधि किसकी है, महाराणा कुंभा की है। हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है, महाराणा कुंभा की। राणो रासो किसकी है, महाराणा कुंभा की। और अभिनव भट्टाचार्य भी किसकी है, महाराणा कुंभा की उपाधि है। अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम और आगे का सफर तय करते हैं। महाराणा कुंभा में पहले तो सीधा हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कहां कहां से क्या क्या चीजें हमें आगे के लिए इस पार्ट में पढ़नी है। मैं सीधा बता दूं आपको, यानी कि नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा में हम जो चर्चा करने वाले हैं वह करेंगे यानी कि किसका, चच्चा व मेरा का दमन। दोस्तों यानी कि चच्चा व मेरा का दमन, ये भी यानी कि महाराणा कुंभा के सामने प्रथम समस्या थी कि चच्चा व मेरा का क्या किया जाए, दमन किया जाए। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हम यानी कि बात करने वाले हैं वह है यानी कि कौन सी, पूर्वी क्षेत्र पर महाराणा कुंभा का, पूर्वी भाग पर महाराणा कुंभा का अधिकार, पूर्वी भाग पर क्या है अधिकार। आखिरकार इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यानी कि किस पर, आबू व सिरोही पर अधिकार, आबू व सिरोही पर अधिकार, आबू व सिरोही पर अधिकार। दोस्तों यानी कि माइंड सेट करते चलना साथ के साथ में, यानी कि पढ़ना हमें क्या क्या है यहाँ से। पहला चच्चा व मेरा का दमन, उसके बाद में पूर्वी भाग पर अधिकार, उसके बाद में आबू व सिरोही पर अधिकार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा, रणमल का दमन, यानी कि कौन सा, रणमल का दमन, रणमल का दमन। दोस्तों रणमल का दमन। और बात करें तो यानी कि कौन सा, यानी कि कुंभा व मालवा संघर्ष, कुंभा व मालवा संघर्ष हो जाएगा। दोस्तों मालवा संघर्ष हो जाएगा। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो यानी कि बात करेंगे हम किस पर, नागौर विजय पर भी दोस्तों यानी कि हम चर्चा करने वाले हैं। अतः यानी कि ये सारे के सारे पॉइंटों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चच्चा व मेरा की बात करते हैं दोस्तों। चच्चा व मेरा के द्वारा यानी कि जिंदवाड़ा के अंदर जब यानी कि कौन है, मोकल के द्वारा गुजरात अभियान किया गया था, उस समय पर मोकल के द्वारा जिंदवाड़ा के अंदर यानी क्या डाल रखा था, अपना शिविर डाल रखा था। उसी समय पर चच्चा व मेरा के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है, मोकल की हत्या कर दी जाती है। उसी जगह पर यानी कि कौन, कुंभा भी उपस्थित था, लेकिन इनके सेनापतियों के द्वारा इन्हें यहाँ से लाकर चित्तौड़ ले जाया जाता है और वहां पर यानी कि मेवाड़ के अंदर इनका क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। राज्याभिषेक होने के बाद में कुंभा का प्रथम लक्ष्य यही था, प्रथम यानी कि चच्चा व मेरा का क्या किया जाए, दमन किया जाए। अब देखो छोटी छोटी अगर हम कहानियों की चर्चा करें तो दोस्तों यानी कि वीडियो अपना लंबा होता जाएगा। रही बात यानी कि अपना बहुत सारा टाइम भी खर्च होगा, लेकिन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो उस समय यानी कि रणमल कहाँ था, तो रणमल यानी कि मारवाड़ के अंदर था। जैसे ही मोकल की हत्या का पता चलता है, रणमल क्या करता है यानी कि सौगंध लेता है कि जब तक मैं यानी कि मोकल के हत्यारों को मार नहीं देता वापिस यानी कि कहां पगड़ी धारण नहीं करूंगा, ऐसी यानी कि सौगंध लेता है। अतः इससे फायदा किसको होने वाला था, महाराणा कुंभा को होने वाला था। आखिरकार यानी कि कौन, रणमल कहां पहुंचा, मेवाड़ पहुंचा। मेवाड़ पहुंचने के बाद में कुंभा के द्वारा यानी कि किसे, चच्चा व मेरा का दमन करने के लिए इधर से कौन आया था, रणमल आया था। दोस्तों कौन आया था, रणमल। और रणमल के साथ में कौन सी सेना थी, मारवाड़ी सेना थी। जबकि यानी कि मेवाड़ी सेना किसके साथ में भेजी जाती है, तो दोस्तों यह भेजी जाती है किसके साथ में, सारंग देव। अब सारंग देव कौन था, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक और बात करते हैं यानी कि राणा लाखा। लाखा की अगर हम बात करें तो लाखा का बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था, यानी कि चूड़ा था। बड़ा ही पुत्र था, इसका नाम क्या था, चूड़ा। चूड़ा से जो छोटा था इसका नाम क्या था, सारंग देव। क्या था दोस्तों, सारंग देव। इसके अलावा इससे जो छोटा था ये कौन सा था, मोकल था, मोकल। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यानी कि किसके, मोकल यानी क्या बनता है, हंसाबाई का पुत्र शासक बनता है। तो ये सारंग देव के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना यहाँ भेजी जाती है।
इस समय पर यानी कि चच्चा व मेरा की अगर हम बात करें तो यह यानी कि कहाँ पड़ते, तो यानी उदयपुर के पास में जो जंगल था यहाँ पर ये छुपे हुए थे। आखिरकार रणमल वर्ग यानी कि कौन, सारंग देव की सेना यहाँ पर शिविर डाल देती है। होता क्या है, यहाँ से चच्चा व मेरा तो युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन चच्चा का पुत्र एका, किसका, चच्चा का पुत्र एका व महपा पंवार यानी यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं, तो ये मालवा चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। वहां पर यानी शासक बना हुआ था जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम, और उनकी शरण में यानी कि एका व महपा पंवार चले जाते हैं, जो आगे विवाद का कारण बनेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेवाड़ी लड़कियों को लेकर रणमल व सारंग देव के बीच में कुछ विवाद हो जाता है, जो भी आगे यानी कि कुछ कारणों का यानी कि कारण बनेगा। अब देखो रणमल तथा यानी किसके बीच, सारंग देव के बीच में मेवाड़ी लड़कियों को लेकर ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर पहला लक्ष्य था चच्चा व मेरा का दमन, तो चच्चा व मेरा का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। लेकिन उसमें भी चच्चा का पुत्र एका तथा महपा पंवार भाग कर कहाँ चले गए, मालवा चले गए। चलो पूर्वी भाग की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी भाग में किस किस पर अधिकार किया गया था, तो दोस्तों यानी कि एक सेना भेजकर पूर्वी भाग में अधिकार करने के लिए सेना भेजी जाती है। और इस सेना के द्वारा यानी कि कौन कौन से क्षेत्र पर, तो मांडलगढ़, इसके अलावा यानी कि कौन सा बूंदी, और बूंदी के अलावा यानी कि कौन सा गागरोन पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, आगे काम आएंगे सब शब्द, यानी कि गागरोन पर किसका अधिकार हो जाता है, महाराणा कुंभा का अधिकार हो जाता है। गागरोन पर किसका अधिकार हो जाता है, महाराणा कुंभा का अधिकार हो जाता है। अतः दोस्तों यानी दो चीज हुई अपने पास में, चच्चा व मेरा का दमन हो चुका है। अतः उसके बाद में पूर्वी भाग में जिनमें क्या क्या थे, मांडलगढ़, बूंदी तथा गागरोन पर भी किसका अधिकार हो जाता है, तो यह महाराणा कुंभा का अधिकार हो जाता है। इसके बाद में आबू व सिरोही की अगर हम बात करें तो आबू व सिरोही पर अधिकार करने के लिए महाराणा कुंभा के द्वारा यानी कि एक सेना भेजी जाती है, किसके नेतृत्व में, नरसिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। किसके नेतृत्व में, नरसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी जाती है। अतः यह नरसिंह के द्वारा सिरोही के शासक सहसमल को पराजित करके और आबू तथा सिरोही पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। तो नरसिंह के द्वारा यानी कि किस पर, आबू और सिरोही पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। पराजित कौन होता है, सहसमल यहाँ पर क्या होता है, पराजित हो जाता है। अतः आबू और सिरोही यानी किसका भाग बन गया, तो महाराणा कुंभा के क्षेत्र का भाग बन गया। अब देखो दोस्तों यानी कि चलो कहीं पर भी आ जाते हैं, हम रणमल का दमन की बात कर लेते हैं। रणमल का दमन, रणमल का यानी वर्चस्व मेवाड़ में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। होता क्या है, एक दिन मौका पाकर यानी कि रणमल किसकी हत्या कर देता है, सारंग देव की हत्या कर देता है। अतः इससे नाराज कौन हो जाता है, चूड़ा नाराज हो जाता है। चूड़ा यानी कि जो मांडू वाले क्षेत्र में था, वहां से कहां पहुंचा, कुंभा के पास पहुंचा, और कुंभा से यानी कि वार्तालाप की। आखिरकार यानी कि कुंभा के द्वारा यानी कि भारमली से करने के कारण, अब भारमली कौन थी, तो दोस्तों भारमली यानी कि हंसाबाई, जो रणमल की बहन थी हंसाबाई, उसकी क्या थी, दासी थी। और यह जो भारमली थी उससे यानी कि क्या, रणमल क्या करता था, प्रेम करता था, मतलब यानी कि इसकी क्या थी, रणमल की प्रेमिका थी। अतः उसी के द्वारा कुंभा के कहने पर भारमली क्या करती है, रणमल को जहर दे देती है, जिससे यानी कि कब की बात है, 1438 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, यानी रणमल की मृत्यु हो जाती है। इस समय पर रणमल का पुत्र यानी कि कौन, जोधा भी कहां पर था, यानी कि मेवाड़ के अंदर था। अतः चारण भाटों के द्वारा रात में ही यानी कि सवेरे के समय ढोल बजाकर कहा जाता है कि जोधा भाग सके तो भाग ले, रणमल मारू जाए। और जोधा यहाँ से भागकर कहां पहुंचता है, तो दोस्तों वह मंडोर चला जाता है। लेकिन चूड़ा के द्वारा पीछा किए जाने के कारण
यहाँ से यानी कि कौन जोधा मंडोर को छोड़ के चला जाता है और मंडोर पर कौन अधिकार कर लेता है, चूड़ा अधिकार कर लेता है। आखिरकार यानी कि जोधा काहुनी गांव बीकानेर में जाकर शरण लेता है। इसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करें तो रणमल का दमन हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी कहानी को और आगे लेकर चलता हूं। लगातार 15 वर्षों के प्रयास के बाद में 1400 यानी कि 53 ईस्वी में 1453 ईस्वी में कौन राव जोधा किस पर अधिकार कर लेता है, मंडोर पर अधिकार कर लेता है। और हंसाबाई के कहने पर जोधा तथा किसके बीच में, कुंभा के बीच में एक संधि होती है जिसे बोला गया कौन सी संधि, आंवल बांवल की संधि। तो दोस्तों आंवल बांवल की संधि कब हुई थी, 1453 ईस्वी में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी, कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी। इसकी मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी, तो मध्यस्थता हंसाबाई के द्वारा की गई थी। इसका केंद्र किसे माना जाता है, तो केंद्र माना जाता है दोस्तों यानी कि किसे, पाली को, सोजत पाली को इसका केंद्र माना जाता है। यानी क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो क्षेत्र का निर्धारण लूनी नदी के द्वारा किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र, लूनी नदी के पश्चिम का क्षेत्र किसे मिला था, तो यहाँ राव जोधा को मिला था, जबकि पूर्वी क्षेत्र किसे मिला था, महाराणा कुंभा को मिला था दोस्तों। यानी कि रणमल का दमन अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आते हैं यानी कि कहां पर, मालवा संघर्ष की तरफ दोस्तों। चलो यहाँ से यानी कि चच्चा व मेरा का दमन हुआ, पूर्वी भाग पर अधिकार हुआ, बाबू व सिरोही पर भी यानी कि किसका, महाराणा कुंभा का अधिकार हो जाता है। रणमल का दमन में यानी कि रणमल की हत्या कब करवा दी जाती है, 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी जाती है। और उसके बाद में जोधा तथा यानी कि किसके बीच, कुंभा के बीच में कौन सी संधि होती है, आंवल बांवल की संधि होती है। कब होती है, 1453 ईस्वी में होती है। इसी आंवल बांवल की संधि के अनुसार ही यानी कि जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर देता है। और इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो दोस्तों श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़ के अंदर श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़ के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया जिसे कहा जाता है घोसुंडी की बावड़ी। और घोसुंडी की बावड़ी पर जो शिलालेख लगा हुआ है उससे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये था यानी कि किसका, रणमल का दमन। चलो आगे हम बात करते हैं किस पर, मालवा संघर्ष पर। तो दोस्तों यानी कि मालवा संघर्ष का कारण क्या रहा, चलो पहले हम बात करते हैं यानी कि कारण क्या रहा था। तो दोस्तों यानी कि मालवा का इस समय जो शासक बना हुआ था वह कौन था, महमूद खिलजी प्रथम था। दोस्तों ध्यान रखना यानी कि प्रथम व द्वितीय में, अतः यानी कि एक महाराणा कुंभा के समय यानी कि कौन आ रहा है, महमूद खिलजी प्रथम आ रहा है। जबकि महमूद खिलजी द्वितीय किसके समय आएगा, महाराणा सांगा के समय आएगा। अब इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यानी कि महाराणा कुंभा किससे पहले शासनकाल यानी कि कब, तो 1527 में किसके द्वारा, महाराणा सांगा के द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अतः उस समय मतलब 1500, अतः यहाँ हम बात कर रहे हैं 1400। इसका मतलब पहले कौन आया, कुंभा, उसके बाद में कुंभा के बाद में कौन आएगा, सांगा। अतः कुंभा के समय कौन सा होना चाहिए, महमूद खिलजी प्रथम, उसके बाद में कौन सा होना चाहिए, महमूद खिलजी द्वितीय होना चाहिए। अतः कुंभा के समय यानी कि शासक कौन था मालवा का, महमूद खिलजी द्वितीय। दोनों के दोनों यानी महत्वाकांक्षी शासक थे, अपनी साम्राज्य अतः अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते थे, विस्तारवादी नीति के व्यक्ति थे। इस कारण से यानी कि इन दोनों में युद्ध होना क्या था, स्वाभाविक हो जाता है। आखिरकार यानी कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अतः इस कारण से भी यानी कि मालवा तथा कुंभा संघर्ष हुआ था दोस्तों। सेकंड कारण की अगर हम बात करें तो देखो मालवा का शासक था जिसका नाम था क्या, होशंग शाह। क्या नाम था, होशंग शाह था। होशंग शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में होशंग शाह का क्या पुत्र शासक बनता है जिसका नाम था उमर खां। क्या था दोस्तों, उमर खां शासक बनता है। लेकिन इनका जो मंत्री था जिसका नाम क्या था, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी और महमूद खिलजी जो है प्रथम
ये क्या करता है, इसे पद से हटाकर स्वयं ही क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। होशंग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उमर खान शासक बनता है, लेकिन उसका मंत्री महमूद खिलजी प्रथम उमर खान को पद से हटाकर क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। आखिरकार यानी उमर खान यानी कहां चला जाता है, कुंभा से सहायता मांगने के लिए चला जाता है। ये वाली बात हो गई दोस्तों। अब लेकिन यानी कि कुंभा इस पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, तो कुंभा का कारण क्या था, यानी कि कुंभा इस कारण से आक्रमण करना चाहता था क्योंकि चच्चा का पुत्र एका तथा एका व महापा पंवार को किसने शरण दे रखी थी, तो महमूद खिलजी ने शरण दे रखी थी। इस कारण से यानी कि कौन, कुंभा भी यानी कि इस पर आक्रमण करना चाहता था। तो बहुत सारे यानी कि कारण अपने सामने आते हैं। इस कारण से यानी कि कुंभा तथा मालवा संघर्ष में एक युद्ध हुआ जिसे बोला गया यानी कि कौन सा, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध हुआ। सारंगपुर के युद्ध की अगर हम बात करें तो यह युद्ध कब हुआ, तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों कब, 1437 ईस्वी में। एक तरफ अगर हम बात करें तो सेना थी किसकी, महाराणा कुंभा की, तथा दूसरी तरफ यानी कि जो शासक है उसका नाम क्या है, महमूद खिलजी है दोस्तों। क्या है, महमूद खिलजी यानी शासक प्रथम महमूद खिलजी। दोनों के मध्य यानी कि कौन सा, सारंगपुर का युद्ध कब होता है, 1437 ईस्वी में होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, तो महाराणा कुंभा की विजय होती है। अतः महमूद खिलजी यानी कि पराजित होता है और भागते हुए महमूद खिलजी को यानी कि कुंभा की सेना पकड़ लेती है और इसे क्या यानी कैद कर लिया जाता है और यानी कि 6 माह तक इसे क्या रखा गया था, कैद में रखा गया था दोस्तों। इसकी हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो इसकी हमें जानकारी यानी कि किससे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। आखिरकार सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसी को क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ। अतः यहाँ पर एक प्रशस्ति लगाई गई जिसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह कब लगाई गई थी, 1460 ईस्वी में लगवाई गई थी। किसके द्वारा रचित है, तो अत्रि व महेश के द्वारा रचित है। विजय स्तंभ की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह कितने मंजिला बना हुआ है, 9 मंजिला बना हुआ है। अगर हम बात करें तो इस पर कितनी सीढ़ियां लगी हुई है, 157 सीढ़ियां लगी हुई है। बहुत सारी चीजें आती है। विजय स्तंभ किसका प्रतीक माना जाता है, तो विजय स्तंभ यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है, जबकि राजस्थान पुलिस का भी क्या माना जाता है, यानी प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें यानी कि किससे, इससे जुड़ी हुई है। अब आते हैं हम यानी कि किस तरफ, नागौर विजय की तरफ आते हैं दोस्तों। किस तरफ आते हैं, नागौर विजय की तरफ आते हैं। देखो यहां से यानी कि मालवा संघर्ष के बाद में इधर बढ़ो। नागौर विजय की अगर हम बात करें तो नागौर विजय, नागौर का शासक था दोस्तों जिसका नाम क्या था, फिरोज खां था। देखो यानी कि यहाँ पर नागौर का शासक कौन है, फिरोज खां। फिरोज खां, फिरोज खां की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके बाद में यानी कि शासक कौन बनता है, इसका पुत्र जिसका नाम क्या था, शम्स खां था। क्या था दोस्तों, शम्स खां था। यानी किसका, फिरोज खां का पुत्र यानी शम्स खां था, जो क्या बनता है, शासक बनता है। लेकिन इसका यानी जो भाई था फिरोज खां का, इसका नाम क्या था, मुजाहिद। मुजाहिद था दोस्तों। क्या था, मुजाहिद था। मुजाहिद यानी कि कहां जाता है, गुजरात जाता है। और गुजरात का शासक इस समय कौन बना हुआ था, कुतुब शाह बना हुआ था। कौन था दोस्तों, कुतुब शाह शासक बना हुआ था। मुजाहिद कुतुब शाह की सहायता से शम्स खां को यहां से भगा देता है और कहां का शासक बन जाता है, नागौर का शासक बन जाता है। आखिरकार शम्स खां यानी कि कहां जाता है, मेवाड़ जाता है और कुंभा की सहायता प्राप्त करके और यानी किसका शासक बन जाता है, वापिस नागौर का शासक बन जाता है। लेकिन
कुंभा के द्वारा यानी कि जब नागौर समशिखा को दिया गया तो कुछ शर्तें रखी गई कि जैसे यानी कि किलेबंदी नहीं करवाई जाएगी। आखिरकार यानी सारा का सारा बातें हुई। उसके बाद में समशिखा कुछ समय बाद में क्या करता है, किलेबंदी करवाना शुरू कर देता है। और इस बात से कौन नाराज हो जाता है, कुंभा नाराज हो जाता है। और कुंभा नाराज होकर यानी कि किस पर 1556 ईस्वी में यानी नागौर पर आक्रमण करता है। जब इस बात का पता शम्स खां को चलता है तो शम्स खां भागकर कहां पहुंचता है, गुजरात पहुंचता है। अतः कुतुब शाह के सहयोग से यानी कि कहां पर, नागौर आ जाता है। कुतुब शाह तथा शम्स खां दोनों मिलकर किससे यानी कि कुंभा का मुकाबला करते हैं, लेकिन पराजित होकर यानी कौन, कुतुब शाह कहां चला जाता है, गुजरात चला जाता है। और नागौर पर किसका अधिकार हो जाता है, तो कुंभा का अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है, 1556 ईस्वी में अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों यानी कि कब अधिकार हो गया, 1556 में अधिकार हो गया। अब समस्या, कुतुब शाह यानी कि पराजित हो चुका था। इधर यहाँ पर था अपने पास में क्या, मालवा। और मालवा का शासक क्या कौन था, तो मालवा का शासक था कौन, महमूद खिलजी। और इसका खिलजी प्रथम। देखो महमूद खिलजी यानी प्रथम, दोनों क्या है, यानी कि ये तो मालवा का शासक है और ये यानी कि कहां का, गुजरात का शासक है। अब समस्या ये थी यानी कि कुतुब शाह भी पराजित हो चुका है, महमूद खिलजी भी पहले पराजित हो चुका है। इस कारण से ये दोनों दोस्तों यानी कि मैं इस कहानी को अगर आराम से पढ़ाता तो यानी कि पढ़ा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से हम इन्हें समझ भी सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा यानी कि इसे फास्ट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम यानी कम समय में कुछ ज्यादा से ज्यादा यानी कि सीख सके। इस कारण से मैं थोड़ा सा मैटर इसे फास्ट लेकर चल रहा हूं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर कुतुब शाह तथा महमूद खिलजी के बीच में यानी कि क्या होती है, एक संधि होती है दोस्तों, यानी कि संधि जिसे क्या कहा जाता है, चंपानेर की संधि कहा जाता है। यह संधि कब होती है, तो यह संधि 1456 ईस्वी में होती है। और संधि यानी कि किस किस के, अब ध्यान रखना है, यानी कि किसको लेकर हुई थी, कुंभा को लेकर हुई थी। किस किस के मध्य हुई, तो कुतुब शाह तथा महमूद खिलजी के मध्य हुई। कौन कौन से, यानी गुजरात तथा मालवा के बीच हुई। चलो अब यहाँ पर यानी कि संधि की शर्तें क्या थी, कुतुब शाह तथा महमूद खिलजी चाहते थे कि अगर हम यहाँ पर यानी कि किस पर, कुंभा पर अलग अलग दिशा से यानी क्या करें, आक्रमण करें, तो हम यानी कि कुंभा को पराजित कर सकते हैं। और मेवाड़ को जीतने के बाद में हम इस साम्राज्य को क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा इन्होंने ऐसा सोचा, आखिरकार किया भी वैसा ही। मेवाड़ पर पश्चिम क्षेत्र से कौन आक्रमण करने के लिए जाता है, कुतुब शाह आक्रमण करने के लिए जाता है। लेकिन कुंभा यानी कि कुतुब शाह को कुछ धन या पैसा देकर क्या करता है, वापस लौटा देता है। और मुकाबला वापस किससे होता है दोस्तों, महमूद खिलजी से होता है। जो कहां पर होता है, तो ये होता है दोस्तों बदनौर के अंदर। और बदनौर कहां पड़ता है, बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में। बदनौर कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। अतः यह कौन सा युद्ध हुआ, बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध हुआ। अतः दोस्तों कब हुआ, ये हुआ था 1500 दोस्तों, यानी कि कब हुआ, 1457 ईस्वी में हुआ। अतः किस किस के मध्य हुआ, तो ये युद्ध हुआ था यानी कि महाराणा कुंभा वर्सेस यानी कि कौन था सामने, तो ये था महमूद खिलजी था दोस्तों, महमूद खिलजी के मध्य हुआ। इसमें भी विजय किसकी हुई, तो इसमें भी विजय महाराणा कुंभा की हुई थी दोस्तों। किसकी हुई थी, महाराणा कुंभा की हुई थी। और कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया था। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया गया, तो दोस्तों यह बदनौर भीलवाड़ा में करवाया गया था, बदनौर भीलवाड़ा में करवाया गया। तो दोस्तों यानी कि ये यानी कि हम पढ़ रहे थे क्या, महाराणा कुंभा। इसके से आगे आने वाले जो पार्ट होंगे उसमें मैं आपको यानी कि करवाऊंगा पहले महाराणा कुंभा का स्थापत्य, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा यानी कि कौन सा, महाराणा कुंभा का साहित्य। अतः दोस्तों आज के लिए नमस्कार।